तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। गाइस, जुलाई मंथ हो गया है हमारा कंप्लीट और अगस्त हो गया है स्टार्ट। जुलाई माह के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स थे उनमें से जितने करंट अफेयर हम कवर नहीं कर पाए थे गाइस, आज वो मैं सारे के सारे करंट अफेयर एक साथ लेकर के आ गया हूँ। तो आज पूरे मंथ की आपको मैं करा देता हूँ प्रैक्टिस। पूरे मंथ का हो जाएगा ओवरव्यू और इन क्वेश्चंस के साथ में मैं क्या करने वाला हूँ, इनको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो ऐसे में आपको बहुत सारा मजा आने वाला है और आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद में जुलाई माह के टॉप जो करंट अफेयर्स हैं, जो क्वेश्चंस आज मैं जिनकी प्रैक्टिस करा दूंगा, वो आपसे किसी भी हालत में नहीं छूटेंगे। गाइज, आज है संडे, उम्मीद कर रहा हूँ आप सबने नाश्ता कर लिया होगा और अब आप फ्री होकर के बिल्कुल सेटल होकर के बैठ गए होंगे। तो कॉपी पेन कर लीजिए, तैयार करते हैं करंट अफेयर पर एक बार और शुरू करते हैं आज की क्लास को। गाइज, पहला क्वेश्चन है, यहाँ से मैं एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूँ। आप वो क्वेश्चन नंबर आज मेंशन कीजिएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको आंसर करते हुए यही क्वेश्चन नंबर आंसर में लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में ए बी सी या फिर डी टाइप करना है, ओके। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टुडेज क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं जुलाई माह के टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। 30 या 32 क्वेश्चंस के आसपास मैंने पूरे के पूरे ढूंढे हैं। जो मैंने कवर नहीं कराए थे वो क्वेश्चंस, खासतौर से जो क्वेश्चंस मैं कवर करा चुका हूं अपनी लाइव क्लासेस में, उनको मैंने छोड़ दिया है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको जगह नहीं मिल पाई है, उनको फिर कभी कवर कर लेंगे जब ओवरव्यू पूरा हाफ ईयरली करेंगे या 3 महीने का ओवरव्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सा आईआईटी है जिसने क्या किया है कि डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में पहली बार ऑनलाइन डिग्री की शुरुआत की हुई है। आईआईटी कानपुर के लिए ऑप्शन ए लिख दीजिए, आईआईटी दिल्ली के लिए ऑप्शन बी लिख दीजिए, आईआईटी मद्रास के लिए ऑप्शन सी लिख दीजिए, आईआईटी बॉम्बे के लिए ऑप्शन डी लिख दीजिए। तो वो कौन सा आईआईटी है जिसने डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में पहली बार एक ऑनलाइन डिग्री की शुरुआत की हुई? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी बॉम्बे। 3 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। वो कौन सा आईआईटी है जिसने डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंसेज में पहली बार एक ऑनलाइन डिग्री की शुरुआत की हुई है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी बॉम्बे। तो चलिए गाइज, पहले क्वेश्चन का आंसर मैं यहां से आपको बता देता हूं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। बताता हूं इसका आपको अब एक्सप्लेनेशन। गाइज, आईआईटी जो मद्रास है, इसने 30 जून 2020 को डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में एक ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किया हुआ है। ऐसा करने वाला आईआईटी मद्रास दुनिया का पहला शिक्षण संस्थान बन गया। तो ये वर्ल्ड में पहला है। अब हर क्वेश्चन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इसे लिया क्यों है। गाइज, जो इनोवेशंस है, आईटी टेक्नोलॉजी है, आईटी मंत्री हमारे रविशंकर प्रसाद जी। तो जो हमारा आईटी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की जो जुड़ी हुई चीजें और जो आईआईटीज काम करते हैं, जो नए इनोवेशंस करते हैं, नए प्रोग्राम्स को लेकर के आते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ऐसे में ये क्वेश्चन क्षेत्र का इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को चूज करने का सबसे मेन कारण यही था, ठीक है गाइज। तो जो आईआईटी मद्रास है, दुनिया का पहला ऐसा शिक्षण संस्थान बन गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस ऑनलाइन कोर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया हुआ है। तो जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने ऑनलाइन कोर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया हुआ है। आईटी मंत्री हैं हमारे रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने अभी क्या किया हुआ है, जो G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं। एक इसका प्रोग्राम है जिसका नाम है मनोदर्पण, और दूसरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा यही जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसने अभी हाल ही में जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है कोविड-19 के दौरान में, उनमें प्रयासों में किए हुए जो स्टेट्स हैं उनकी एक सूची जारी की है, जिसमें इसने बताया है कि जो मध्य प्रदेश है और जो पश्चिम बंगाल है, इन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया है उस सूची में। जबकि जो छत्तीसगढ़ है और जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है। 16 मानकों पर इनमें इन्होंने जो है पूरी की पूरी सूची बनाई थी, जिसमें से जो छत्तीसगढ़ था उसने 15 मानकों पर काम किया हुआ था और जो उत्तर प्रदेश था इसने 14 मानकों पर काम किया हुआ था। गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? आपको बताना है कि जो कंट्री का पहला कवक पार्क है वो कौन से स्टेट में डेवलप किया गया है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर उत्तराखंड में। देश का पहला कवक पार्क है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख करके फिर ए बी सी या फिर डी लिख दीजिए कि देश का जो पहला कवक पार्क है वो कौन से स्टेट में डेवलप किया गया है। वो राजस्थान में डेवलप किया गया है, उत्तर प्रदेश में डेवलप किया गया है, कर्नाटक में डेवलप किया गया है या फिर उत्तराखंड में डेवलप किया गया है। देश का पहला कवक पार्क ए बी सी या फिर डी। 4 लिख करके ABCD टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए देश का पहला कवक पार्क कौन से स्टेट में डेवलप किया गया है। तो गाइस, चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर अब हम यहां से देख लेते हैं। गाइस, तो जो हमारा देश का पहला कवक पार्क है वो हमारा डेवलप किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में जो एक पहाड़ी है
वहां पर मुनस्यारी जो है वो देश का पहला कवक पार्क बन गया है। इससे उत्तराखंड के वन विभाग अनुसंधान प्रकोष्ठ ने क्या किया हुआ, विकसित किया है। और जो कवक है ये लाइकेन का एक प्रकार की ये वनस्पति होती है, या पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपती है। तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या हुआ है, देश का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ई धन किसान ऐप कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? तो एक ऐप है जिसका नाम है ई धन किसान ऐप। आप बताइए ये जो ऐप है ये किस बैंक ने लॉन्च किया? आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है, एचडीएफसी ने लॉन्च किया है, आईडीबीआई ने लॉन्च किया, या फिर कोटक महिंद्रा ने लॉन्च किया हुआ है? ई किसान ऐप कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो 50 लाख से ज्यादा ग्राहकों के लिए पेंशन पोर्टल जो था वो किसने लॉन्च किया हुआ है? लॉन्च किया हुआ है एसबीआई ने। गाइस तो ई धन किसान है, फटाफट आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के, कि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। और अभी हाल ही में हमको ये भी पता चला है कि 6 और जो बैंक हैं उनका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, उनका क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, यानी कि उनका निजीकरण कर दिया जाएगा। और जो सरकारी बैंकों की संख्या वो केवल अब 5 रह जाएगी। तो जो ई किसान धन ऐप है ये लॉन्च किया हुआ है हमारा एचडीएफसी बैंक ने। जो एचडीएफसी बैंक है इसने किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। इसकी मदद से किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी हुई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ऐप में किसानों को मंडी के भाव, कृषि से जुड़ी खबरें, मौसम की सूचना, बीज की वैरायटी, एमएसएमएस एडवाइजरी, ई पशु हाट, इसके अलावा किसान टीवी सहित कई उपयोगी सेवाएं दी जा रही हैं। तो जो एचडीएफसी बैंक है जिसने किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा वो व्यक्ति है जिसे पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पहली बार सम्मानित किया गया है पीसी महालनोबिस जो पुरस्कार है इससे। तो ये पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है। आप बताइए इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? रघुराम जी राजन को, जी रंगराजन को, उर्जित पटेल को, या फिर शक्तिकांत दास को? तो 10 लिख करके ABCD टाइप करके मुझे बताइए वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रघुराम जी राजन, सी रंगराजन, उर्जित पटेल, या फिर शक्तिकांत दास? क्वेश्चन नंबर 3 लग करके ए बी सी या फिर डी बता दीजिए मुझे कि जो पीसी महालनोबिस पुरस्कार है इससे किसे सम्मानित किया गया। अभी जो हमारे शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में आरबीआई गवर्नर, इन्होंने बताया है, क्या बताया इन्होंने, कि जो हमारा एनपीए था 8.5 अब ये बढ़ करके हो सकता है 14.7, ये इन्होंने बताया हुआ है। गाइस तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सी रंगराजन। जो सी रंगराजन है इनको क्या किया गया, ये पूर्व जो भारतीय रिजर्व बैंक इसके पूर्व गवर्नर थे, इनको पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें आधिकारिक जो सांख्यिकी है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। गाइस बढ़ते हैं यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आपको बताना है कि जो देश का पहला प्लाज्मा बैंक है ये कौन से स्टेट में शुरू हुआ? देश का पहला जो प्लाज्मा बैंक है ये कौन से स्टेट में शुरू हुआ? राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में? तो मुझे बताइए कि देश का जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये कहां पर शुरू हुआ है? राजस्थान में शुरू हुआ है, दिल्ली में शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, या फिर गुजरात में शुरू हुआ है? और ये देश का पहला प्लाज्मा बैंक है राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में? फटाफट मुझे आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके इसका आंसर आप कीजिएगा। तो कौन सा देश का जो स्टेट है जिसने प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किया हुआ है? गाइस तो चलिए इस क्वेश्चन का भी हम आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली ने क्या किया हुआ है? देश का पहला प्लाज्मा बैंक को स्टार्ट किया हुआ है। कोरोना वायरस के प्रभावी उपचार के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 से दिल्ली में शुरू हो गया है। यह प्लाज्मा बैंक दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी संस्थान यानी कि ILBS में बना हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 जून 2020 को ही घोषणा की थी कि राजधानी में देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन से स्टेट में स्कूली बच्चों की पढ़ाई को नियमित रखने के लिए सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक अभियान शुरू किया हुआ है? राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, या फिर मध्य प्रदेश है? तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 4 लिख करके कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई को कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी रेगुलर बनाकर रखने के लिए, नियमित बनाकर रखने के लिए वो कौन सी स्टेट है जिसने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया हुआ है? वो राजस्थान है, वो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या फिर मध्य प्रदेश है? 4 लिख करके ABCD फटाफट टाइप करके मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। वो कौन सा स्टेट है जिसने स्कूली बच्चों की पढ़ाई को नियमित रखने के लिए हमारा घर और हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया? गाइस तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, MP। MP ने क्या किया हुआ है कि कोविड-19 के कारण स्कूलों में पढ़ाई का सिलसिला थमने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू करने का फैसला किया। यह अभियान 6 जुलाई 2020 से शुरू होगा। राज्य में महामारी के बावजूद स्कूली शिक्षा को जारी रखने के लिए मध्य प्रदेश ने स्कूली शिक्षा विभाग को यह नोटिस जो यह डिजिटल अभियान के लिए
ये जो डिजिटल अभियान है तैयार किया हुआ है। इसके तहत विद्यार्थियों को घर से ही स्कूल जैसा माहौल प्रदान करने की योजना बनाई गई है। फिलहाल इस अभियान में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान है मध्य प्रदेश सरकार का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन वो व्यक्ति हैं जिन्हें जिनेवा में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? राजीव कांत जी हैं, इंद्रमणि पांडे जी हैं, रविंद्र मोहन शर्मा जी हैं या फिर विज्ञान भास्कर जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख करके बताइए, जिनेवा में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कांत जी को, इंद्रमणि पांडे जी को, रविंद्र मोहन शर्मा जी को या फिर विज्ञान भास्कर जी को? फटाफट बता दीजिए 6 लिख करके, ABCD टाइप करके, कि निम्नलिखित में से किसे जिनेवा में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? रविकांत पांडे, इंद्रमणि पांडे, रविंद्र मोहन शर्मा या फिर विज्ञान भास्कर? आज हम कर रहे हैं जुलाई माह के टॉप करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो फटाफट मुझे बताइए कि जिनेवा में भारत का राजदूत, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इंद्रमणि पांडे। भारतीय विदेश सेवा के जो IFS अधिकारी हैं वो है इंद्रमणि पांडे जी, और इनको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंद्रमणि पांडे जी का। ठीक है, IM पांडे भी आपको मिल सकता है। इनको क्या किया गया है, भारतीय जो जिनेवा है यहाँ पर भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है इंद्रमणि पांडे जी को। तो ऑप्शन बी हो गया है इस प्रश्न का सही जवाब, इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश का कौन सा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में कई सारे एयरपोर्ट हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जो है एक और एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कुशीनगर में आपको बताना है ये कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। एक तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, जानते हैं जिसके बारे में आप। एक जेवर में एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बनना है, उसके बारे में भी आप जानते हैं। एक दो एयरपोर्ट्स और हैं, तो फटाफट मुझे बताइए। तीसरा ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है तीसरा या ऑप्शन डी है पांचवा? उत्तर प्रदेश में जो कुशीनगर में एयरपोर्ट बनना है, क्वेश्चन 10 लिख करके ABCD बताइएगा। कुशीनगर में जो उत्तर प्रदेश का कौन सा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल कौन सा एयरपोर्ट होगा जो कुशीनगर में बनना है? पहला होगा, चौथा होगा, तीसरा होगा या फिर पांचवा होगा? A, B, C या फिर D? 10 लिख करके फटाफट, A, B, C या फिर D। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का कौन सा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा? पहला होगा, चौथा होगा, तीसरा होगा या फिर पांचवा? चलिए बता देता हूं आपको इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 24 जून 2020 को केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और नोएडा में पहले से ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुशीनगर इस सूची में चौथा स्थान होगा। तो वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है। अब इसके अलावा जो ये कुशीनगर में एयरपोर्ट बनेगा ये होगा चौथा एयरपोर्ट। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट होगा? ये होगा चौथा। तो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? मैराथन, हैकाथन, ड्रगाथन या फिर मेडियाथन? तो क्या नाम दिया गया है देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम का? आपको यह बताना, देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? मैराथन दिया गया, हैकाथन दिया गया, ड्रगाथन दिया गया या फिर मेडियाथन दिया गया? क्वेश्चन 6 का आंसर फटाफट बता दीजिए क्या है। देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? मैराथन दिया गया है, हैकाथन दिया गया है, ड्रगाथन दिया गया है या फिर मेडियाथन दिया गया? देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया? ड्रग्स के बारे में आजकल जानना बहुत जरूरी है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान काफी कुछ चल रहा है। ऐसे में जो हमारी ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसका ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच गया है, और भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनके साथ में इन्होंने इस वैक्सीन के उत्पादन का करार भी किया हुआ है। और जो भारत का हमारा दिल्ली एम्स है वहां पर इंडियन जो वैक्सीन है उसका भी ट्रायल शुरू हो गया। तो पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम का नाम दिया गया है ऑप्शन बी यानी कि हैकाथन। जो केंद्र सरकार इसने 2 जुलाई 2020 को देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम हैकाथन को लॉन्च किया हुआ है। यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद यानी कि जो CSIRA है इसके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और माईगोव और निजी पक्षों में एक संयुक्त पहल है। तो ये एक संयुक्त पहल है जो हमारा हैकाथन प्रोग्राम है, और ये क्या है, ये एक ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हैकाथन। देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को नाम दिया गया है हैकाथन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। यहां से अगला क्वेश्चन हमारा है कि AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो पर पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है? संस्कृत वल्लरी, संस्कृत साप्ताहिकी, संस्कृत वीथी या फिर संस्कृत वार्ता? तो जो AIR है यानी कि हमारा जो ऑल इंडिया रेडियो है इस पर जो पहला संस्कृत प्रोग्राम शुरू हुआ है इसका नाम क्या रखा गया? संस्कृत वल्लरी जो हमारा न्यूज प्रोग्राम है, संस्कृत वल्लरी, संस्कृत साप्ताहिकी, संस्कृत वीथी या फिर संस्कृत वार्ता? ABC या फिर D टाइप करके मुझे बताइए संस्कृत समाचार कार्यक्रम का क्या नाम रखा गया है? संस्कृत वल्लरी रखा गया है या फिर संस्कृत जो हमारा संस्कृत वल्लरी रखा गया? एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो
प्रीएम क्वेश्चन तक पहुंच गए। AIR पर जो संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू हुआ है इसका नाम क्या रखा गया? संस्कृत वल्लरी, संस्कृत साप्ताहिकी, संस्कृत वीथी या फिर संस्कृत वार्ता? गाइस चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृत साप्ताहिकी। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिकी के नाम से नया समाचार कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। इसका प्रसारण 4 जुलाई 2020 से शुरू किया जाएगा, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के FM न्यूज चैनल पर सुना जा सकता है। इसका जो प्रसारण है हर शनिवार को किया जाएगा और रविवार को भी इसका पुनर्प्रसारण होगा। यह 20 मिनट का समाचार कार्यक्रम होगा जिसमें सप्ताह भर की प्रमुख खबरों, घटनाओं आदि को शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। AIR पर जो पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम आएगा ये आएगा संस्कृत साप्ताहिकी के नाम से, सैटरडे और संडे को आएगा। संडे होगा इसका जो रिपीट टेलीकास्ट और सैटरडे को आएगा नया कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 बचाव के लिए हाल ही में किस IT शोधकर्ताओं ने यूनिस्वायर बॉक्स जो है उसको डेवलप किया हुआ, विकसित किया हुआ? IIT कानपुर ने, IIT दिल्ली ने, IIT जोधपुर ने या फिर IIT रुड़की ने? कोविड-19 बचाव से लिए किस IIT शोधकर्ताओं ने यूनिसेवर बॉक्स जो है उसको क्या किया हुआ है, विकसित किया हुआ है? फटाफट बता दीजिए इसका सही जवाब क्या है। IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT जोधपुर या फिर IIT रुड़की? को क्वेश्चन नंबर 4 लिख करके बताइए, कोविड-19 से बचाव के लिए हाल ही में कौन सी IIT के शोधकर्ताओं ने यूनिसेवर बॉक्स विकसित किया है? IIT कानपुर ऑप्शन ए, IIT दिल्ली ऑप्शन बी, IIT जोधपुर ऑप्शन सी या फिर IIT रुड़की ऑप्शन डी? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। जो कोविड-19 पैंडेमिक है इससे बचाव के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की ने क्या किया है, जो इसके शोधकर्ता हैं इन्होंने यूनिसेवियर बॉक्स विकसित किया हुआ है। यह एक प्रकार का डी इंस्पेक्शन बॉक्स है। इस बॉक्स की सहायता से व्यक्तिगत उपयोग के सामान उपकरणों को सैनिटाइज किया जा सकता है। इस बॉक्स को IIT जो रुड़की के लेबोरेटरी ऑफ इंटीग्रेटेड नैनो फोटोनिक्स एंड बायोमेट्रियल के विद्यार्थी और प्रोफेसर हैं, इन्होंने मिलकर के इसको बनाया है। तो जो हमारा IIT रुड़की है इन्होंने क्या किया है, यूनिसेवियर बॉक्स को डेवलप किया हुआ है, जिससे क्या कर सकते हैं, हमारे जो दैनिक उपभोग की चीजें हैं उनको हम सैनिटाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो गया तो ऑप्शन डी। अब पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके बताइए, भारत की सहायता से नेपाल में बने संस्कृत विद्यालय का क्या नाम है? श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, विद्या भारती संस्कृत विद्यालय, संदीपनी संस्कृत विद्यालय या श्री विद्या गुरुकुल संस्कृत विद्यालय? भारत की सहायता से नेपाल में बने संस्कृत विद्यालय का क्या नाम है? ऑप्शन ए श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय, ऑप्शन बी विद्या भारती संस्कृत विद्यालय, ऑप्शन सी संदीपनी संस्कृत विद्यालय या फिर ऑप्शन डी श्री विद्या गुरुकुल संस्कृत विद्यालय? चलिए गाइस तो यहां से हम इस क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं। भारत की सहायता से नेपाल में बना जो संस्कृत विद्यालय है इसका नाम है, क्या नाम है इसका नाम है? इसका नाम है ऑप्शन ए श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। तो जो श्री सप्तमयी संस्कृत गुरुकुल विद्यालय है वेदों और आधुनिक शिक्षा पद्धति के अध्ययन के लिए नेपाल में जो इलम जिला है वहां पर संस्कृत विद्यालय नाम से श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय को शुरू किया गया है। इसके नवनिर्मित 4 मंजिला भवन का उद्घाटन 6 जुलाई 2020 को हुआ था। इस विद्यालय के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1.94 करोड़ रुपए के जो आर्थिक सहायता है वो नेपाल को दी हुई थी। तो नेपाल में जो संस्कृत विद्यालय बना है वो भारत की मदद से बना, नाम है उसका श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा कौन सी योजना है जो लॉन्च की गई है, आपको ये बताना है। जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास भूमि बिल्कुल भी नहीं है, उन किसानों को ऋण देने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने एक योजना की शुरुआत की हुई। आपको बताना है उस योजना का नाम क्या है। ऑप्शन ए खेतीहर योजना, ऑप्शन बी बलराम योजना, ऑप्शन सी कृषक योजना या फिर ऑप्शन डी है कृषि विकास योजना? तो 2 लिख करके ABCD टाइप करके मुझे बताइए, भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? खेतीहर योजना लॉन्च की गई है, बलराम योजना लॉन्च की गई है, कृषक कल्याण योजना लॉन्च की गई या फिर कृषि विकास योजना लॉन्च की गई है? 2 लिख करके A, B, C या फिर डी। भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए ओडिशा की गवर्नमेंट की द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए खेतीहर योजना, ऑप्शन बी बलराम योजना, ऑप्शन सी कृषक कल्याण योजना या फिर ऑप्शन डी कृषि विकास योजना? फटाफट आंसर करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके, खेतीहर योजना, बलराम योजना, कृषक योजना या फिर कृषि विकास योजना? इस क्वेश्चन का सही जवाब है भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए ओडिशा की सरकार ने बलराम योजना लॉन्च की हुई है। ऑप्शन बी है सही जवाब, भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। इसके तहत कोविड-19 महामारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। ओडिशा सरकार ने 3 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की हुई है। तो ऑप्शन बी है सही जवाब, बलराम योजना भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार की ये योजना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है 100% घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 100% गैस कनेक्शन इसने उपलब्ध करा दिए हैं अपने पूरे राज्य में। बताइए कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है या फिर आंध्र प्रदेश है?
3 लिख करके ABCD टाइप करके बताइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। 100% घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है या फिर आंध्र प्रदेश है। 100% गैस कनेक्शन जिसने अपने यहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। अब वहां पर जो है गैस सिलेंडर की कोई जरूरत नहीं, 100% गैस कनेक्शन उसने उपलब्ध कराया है। और 100% गैस कनेक्शन जो है ये उपलब्ध कराने वाला कौन सा देश का पहला राज्य है? ये हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश, यानी कि HP। हिमाचल प्रदेश जो है ये क्या है, इसने 100% लोगों को क्या कर दिया है, गैस कनेक्शन जो है LPG कनेक्शन उपलब्ध करा दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की हुई है कि हमने 100% गैस कनेक्शन जो है LPG कनेक्शन है वो उपलब्ध करा दिए हैं। तो एशिया, अब यहाँ पर चूल्हे जलाने की कोई जरूरत नहीं रह गई। एशिया का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? ये तो आपको याद होगा, मोदी जी ने भी किया हुआ था। तो फटाफट मुझे बता दीजिए, मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के कासगंज डिस्ट्रिक्ट में या फिर बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। 5 लिख करके ABCD टाइप करके बताइए। एशिया का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है ये कहां पर स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, राजस्थान के जोधपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में या फिर बिहार के भागलपुर जिले में। तो गाइस जो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है आपको ये बताना है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 लिख करके ABCD टाइप करके मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, जब दुनिया की बात चले तो UAE ने स्थापित किया। UAE ने मंगल मिशन भी लॉन्च किया जिसका नाम इन्होंने रखा है होप। तियानवेन फर्स्ट है चीन के मंगल मिशन का नाम, और अमेरिका ने भी एक जो अपना रोवर है उसको लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ में एशिया का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यह 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र है। रीवा से 25 किलोमीटर दूर है, 1590 एकड़ में स्थापित है। इस सौर ऊर्जा प्लांट की कुल क्षमता 750 मेगावाट है। ये फैक्ट भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछेगा। यह सोलर प्लांट MP ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के साझा प्रयास से बना। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ये भी दोनों फैक्ट आएंगे जब भी क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन आया, ये दोनों फैक्ट आएंगे, एक इसकी क्षमता से और एक किसके साथ मिलकर के बनाया गया। तो जो ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है और जो भारत का सौर ऊर्जा निगम है, दोनों ने मिलकर के बनाया। तो क्वेश्चन ए जो 5 था, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का रीवा जिला एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला बताइए, दुनिया का जो सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल है ये कहां पर बनाया गया? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता? फटाफट बता दीजिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल है ये कहां पर बनाया गया है? जो दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल, दुनिया का सबसे बड़ा है, सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल है, बनाया कहां पर गया? मुंबई में बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया, चेन्नई में बनाया गया या फिर कोलकाता में बनाया गया है? तो गाइस चलिए इस क्वेश्चन का भी हम यहाँ से सही आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली में क्या किया गया है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल है ये बनाया गया है कहां पर? दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली में क्या हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल डेवलप किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ यहां से हम बढ़ते हैं। दिल्ली में बनाया गया सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर जो है, ये अस्पताल दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है। इसमें 10,000 से ज्यादा बेड है। यह दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में स्थित है। इसका उद्घाटन 5 जुलाई 2020 को किया गया था। तो दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल है IFSCA। ठीक है, अब बताइए इसका पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये भी एक नई बनाई गई संस्था है। तो आप बताइए इसलिए कि इसका जो पहला चेयरमैन है ये किसे नियुक्त किया गया? जो सनुज कुलश्रेष्ठ है इनको, इंजेति श्रीनिवास है इनको, S श्रीनिवास इनको या फिर विशाल राजन को? IFSCA फटाफट बता दीजिए। तो IFSC का जो पहला चेयरमैन है ये किसको नियुक्त किया गया? IFSCA का चेयरमैन पहला किसको नियुक्त किया गया? इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, यानी कि हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है IFSCA, इसका इंजेति श्रीवास्तव को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया और ये एक नवगठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण है। तो इसके पहले अध्यक्ष है इंजेति श्रीवास्तव। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये भी एक नवगठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है IFSCA का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, तो इंजेति श्रीनिवास जो है, इसीलिए ऑप्शन बी है, इंजेति श्रीनिवास इसका सही जवाब। IFSCA के पहले चेयरमैन होंगी इंजेति श्रीनिवास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने कौन से वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा हुआ है? 2025, 2030, 2035 या फिर 2040? तो नेट जीरो जो कार्बन इमिशन है इसका लक्ष्य कब तक के लिए तय किया गया है? तब क्या होगा कि भारतीय रेलवे जो होगा ये पूरी तरीके से कार्बन उत्पादन शून्य कर देगा अपना, 2025, 2030, 35 या फिर 40। इसके बारे में मैंने आपको इन डिटेल चीजों को बताया हुआ भी था। भारतीय रेलवे जो है ये कौन से वर्ष तक क्या करेगा कि जो कार्बन इमिशन है इसको क्या कर देगा? पूरी तरीके से शून्य कर देगा, जीरो कर देगा। यानी कि अब जो होगा क्या होगा फिर यहाँ पर कि जरा सा भी जो होगा कार्बन का जो इमिशन है वो नहीं होगा। तो फटाफट मुझे बताइए कि
हमारा रेल मंत्रालय है, इसने कहा है कि ये कब तक जो है ये कर देंगे, जीरो कर देंगे, कार्बन इमिशन को जीरो कर देंगे 2025 तक, 2030 तक, 35 तक या फिर 40 तक। फटाफट बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही जवाब 2030। भारतीय रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीनों पर सोलर पावर प्लांट लगाएगा और रेलवे ने साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। इसके लिए रेलवे ने अपनी जमीनों पर सोलर प्लांट लगाने के टेंडर भी शुरू कर दिए हैं। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। इस सौर ऊर्जा से कई रेलवे स्टेशनों की बिजली की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। भारतीय रेलवे विश्व की पहली ऐसी रेल ट्रांसपोर्टेशन संस्था होगी जो अपनी जरूरतें, ऊर्जा की जरूरतें स्वयं पूरी कर लेगी। तो ऑप्शन बी है सही जवाब। 2030 तक भारतीय जो रेलवे है उसने लक्ष्य रखा है नेट जीरो कार्बन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा स्टेट है जिसने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया हुआ है? नौ लिख करके एबीसीडी टाइप करके बताइए। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में डेवलप करने का डिसीजन किसने लिया है? असम ने, पंजाब ने, कर्नाटक ने या फिर तमिलनाडु ने? तो नौ लिख करके एबीसीडी टाइप करके मुझे बताइए वह राज्य जिसने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में डेवलप करने का डिसीजन लिया हुआ है। असम ने, पंजाब ने, कर्नाटक ने या फिर तमिलनाडु ने? तो गाइस चलिए इस क्वेश्चन का भी हम यहाँ से सही जवाब देख लेते हैं। जो देहिंग पटकाई हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने का डिसीजन लिया हुआ है असम ने। असम ने क्या कहा है कि देहिंग पटकाई जो अभ्यारण्य है इसको हम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में डेवलप करेंगे। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 111.942 यानी कि जो हमारा 111.942 वर्ग किलोमीटर है। यह है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा जो हम असम की बात करेंगे तो काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग ये हैं टाइगर रिजर्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया हुआ है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, महाराष्ट्र सरकार ने या फिर स्टार्टअप एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने? देश का जो पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया है? ए, बी या फिर डी? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया या फिर स्टार्टअप एसोसिएशन ने लॉन्च किया हुआ है? तो गाइस जो देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसने देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। जो हमारा IMMSI है इसके अध्यक्ष सुबो राय ने 6 जुलाई 2020 को ट्रैक स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन से राज्य की सरकार अपने गांव में ग्राम रक्षक की तैनाती करेगी? कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? ग्राम रक्षकों की तैनाती कौन से राज्य की सरकार करेगी? क्वेश्चन 7 लिख करके बताइए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? कौन सा राज्य की सरकार है जो क्या करेगी? अपने वहां पर ग्राम रक्षकों की तैनाती करेगी। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या फिर तमिलनाडु है? कौन सा राज्य अपने सरकार, जो राज्य है वह सरकार है अपने गांव में ग्राम रक्षकों की तैनाती करेगी? चलिए गाइस बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान सरकार अपने गांव में ग्राम रक्षकों की तैनाती करेगी। इन ग्राम रक्षकों की नियुक्ति 2 साल के लिए की जाएगी, लेकिन इन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। यह एक प्रकार से समाज सेवा का कार्य होगा। राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में ग्राम रक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियमों में संशोधन किया गया। इस योजना में 40 से 55 वर्ष तक की आयु के स्थानीय ग्रामवासी आवेदन कर सकते हैं। तो जो ग्राम रक्षक है इसकी तैनाती करेगी राजस्थान की सरकार। ठीक है, राजस्थान की सरकार क्या करेगी? ग्राम रक्षकों की तैनाती करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा, फटाफट बता दीजिए। 11 जुलाई, 11 अगस्त, 11 सितंबर या फिर 11 अक्टूबर? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 11 अगस्त को, सितंबर को या फिर अक्टूबर को? 11 11 11 सब में, जुलाई, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर? तो गाइस सबको मालूम है इस क्वेश्चन का सही जवाब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है। दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि के प्रति समस्या से लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 1989 में यूएन ने इसकी शुरुआत की थी। 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार किया था। इसके बाद से ही हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय कंपनी लायल टेक्सटाइल मिल ने दुनिया का पहला रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च किया। इसे नाम क्या दिया गया ये बता दीजिए। तो जो भारतीय कंपनी है लायल टेक्सटाइल मिल, इसने क्या किया है? रीयूजेबल पीपीई किट बनाया, कि इसको फिर से यूज किया जा सकता है धो करके। इसे नाम क्या दिया गया? वायरल प्रोटेक्शन, किल कोरोना, सेफ्टी शील्ड या फिर वायरल शील्ड? 4 लिख करके एबीसी टाइप करके बताइए। हाल ही में भारतीय कंपनी लायल टेक्सटाइल मिल ने दुनिया का सबसे पहला रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च किया है।
इसे क्या नाम दिया गया? वायरल प्रोटेक्शन, किल कोरोना, सेफ्टी शील्ड या फिर वायरल शील्ड। चलिए चौथे क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो जो भारतीय कंपनी लायल टेक्सटाइल मिल है, इसने देश का पहला रीयूजेबल पीपीई किट बनाया है और इसका नाम रखा गया है ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु की जो लायल, ऑप्शन डी इसका नाम रखा गया वायरल शील्ड। तो जो तमिलनाडु की लायल टेक्सटाइल मिल है, इसने 10 जुलाई 2020 को पहला रीयूजेबल पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट भारत में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे वायरल शील्ड नाम दिया है। यह किट कोविड-19 बचाव में लगे कोरोना वायरस के लिए काफी सुविधाप्रद होगी। तो ऑप्शन डी है सही जवाब। लायल टेक्सटाइल ने जो रीयूजेबल पीपीई किट बनाया है, इसका नाम इन्होंने रखा है वायरल शील्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। केंद्र सरकार ने हाल में कुशल कामगारों के लिए कौन सा जो पोर्टल है जिसको लॉन्च किया हुआ है? केंद्र सरकार ने, क्वेश्चन 8 में बताइए, केंद्र सरकार ने हाल ही में कुशल कामगारों के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी है व्यापक, ऑप्शन सी है विपुल या फिर ऑप्शन डी है असीम। केंद्र सरकार ने हाल ही में कुशल कामगारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अनंत लॉन्च किया है, व्यापक लॉन्च किया, विपुल लॉन्च किया, फिर असीम लॉन्च किया। 8 लिख करके फटाफट ABCD टाइप कर दीजिए और बताइए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने कुशल कामगारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? अनंत, व्यापक, विपुल या फिर असीम। 8 लिख करके ABCD टाइप करके बता दीजिए। चलिए गाइज 8वें क्वेश्चन का सही जवाब देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कुशल कामगारों के लिए असीम पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है। तो ऑप्शन डी है सही जवाब। केंद्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSDC ने हुनरमंद कामगारों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए 10 जुलाई 2020 को असीम नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। असीम का पूरा नाम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग है। इस पोर्टल पर तकरीबन 20 लाख स्किल्ड प्रवासी मजदूरों के बारे में जानकारी अपलोड है। तो जो हमारा असीम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है। और ये जो है, ये केंद्र सरकार का जो कौशल विकास मंत्रालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, दोनों ने मिल करके प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। तो कुशल कामगारों के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका नाम रखा गया है असीम। अब बताइए देश की जो पहली लोक अदालत है, ये किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देश की पहली लोक अदालत जो है वो स्टार्ट की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पहले इसका एक्सप्लेनेशन। छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को देश की पहली राज्य स्तरीय जो लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन ने इसका उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसका आयोजन किया गया था। इस राज्य स्तरीय ई लोक अदालत में हाईकोर्ट, जिला अदालतों, निचली अदालतों में विचाराधीन मुकदमों का मीडिएशन के माध्यम से निस्तारण किया गया। ई लोक अदालत में 23 जिलों की 195 बेंच की 3133 मामले सुने गए। तो छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ क्या है, इसने जो ई लोक अदालत है ये आयोजित की है सबसे पहले देश भर में, ठीक है। किस प्रदेश में फसलों के ऑनलाइन रिकॉर्ड को संधारित किया जाएगा? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? क्वेश्चन 4 में बताइए कौन से प्रदेश में फसलों के ऑनलाइन रिकॉर्ड को क्या किया जाएगा? संधारित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। 4 लिख करके ABCD टाइप करके बताइए कौन सा प्रदेश है जिसमें फसलों के ऑनलाइन रिकॉर्ड को क्या किया जाएगा? संधारित किया जाएगा। महाराष्ट्र में किया जाएगा, राजस्थान में किया जाएगा, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो कौन से प्रदेश में फसलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा? वो है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा बोर्ड की गई फसलों को ऑनलाइन रिकॉर्ड इसका संधारित रखा जाएगा। 13 जुलाई 2020 से व्यापक स्तर पर अभियान शुरू हो गया है। राज्य में जो ऋतु भरोसा केंद्र RBK के माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो फसलों का मानचित्रण किया जाएगा। राज्य सरकार ने राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को फसलों का विवरण ऑनलाइन दर्ज कराने का काम सौंपा है। फसल पंजीकरण के आंकड़ों के आधार पर ही किसानों को कृषि संबंधी सुविधाएं दी जाएंगी। तो जो फसलों को ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने का काम है ये करेगा हमारा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। कौन सी IIT है जिसने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर या फिर जोधपुर? 7 लिख करके ABCD टाइप करके बताइए कि कौन सी IIT है जिसने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है? IIT दिल्ली है, IIT मद्रास है, IIT कानपुर है या फिर IIT जोधपुर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस। 7 लिख करके ABCD टाइप करके बताइए IIT दिल्ली ने बनाया है, IIT मद्रास ने बनाया है, IIT कानपुर ने बनाया या फिर IIT जोधपुर ने बनाया है? किसने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IIT कानपुर। IIT कानपुर ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया हुआ है। IIT कानपुर ने शुद्ध नाम से अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस इजाद किया है। इस डिवाइस के जरिए केवल 15 मिनट में 10 गुणा 10 वर्ग फीट के कमरे को कीटाणु रहित किया जा सकता है। शुद्ध स्मार्टफोन के द्वारा इसे संचालित किया जा सकता है। इसमें 6 UV लाइट लगी हुई है, प्रत्येक UV लाइट 15 वाट की है। इस डिवाइस का उपयोग होटलों, अस्पतालों, माल कार्यालयों और स्कूलों में किया जा सकेगा। तो जो अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस है ये बनाई है किसने? बनाई है IIT कानपुर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए कौन सा शिक्षण संस्थान है जिसने कोविड-19 जांच के लिए सबसे सस्ती टेस्टिंग किट को लॉन्च किया हुआ है? IIT मद्रास है, IIT कानपुर है, IIT जोधपुर है या फिर IIT दिल्ली है?
कौन सा शिक्षण संस्थान है जिसने कोविड-19 जांच के लिए सबसे सस्ती टेस्टिंग किट को लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी जोधपुर ने या फिर आईआईटी दिल्ली ने? चार लिख करके एबीसीडी टाइप करके बताइए वो कौन सा शिक्षण संस्थान है जिसने कोविड-19 पैंडेमिक की जांच के लिए सबसे जो सस्ती टेस्टिंग किट है उसको लॉन्च किया हो। चलिए गाइस इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जोधपुर या फिर दिल्ली, चार में आपको एबीसीडी आपको बताना था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने क्या किया हुआ है कि 15 जुलाई 2020 को व्यावसायिक रूप से लॉन्च की गई एक किट लॉन्च की है, यह काफी सस्ती है, इसका नाम कोरोश्योर रखा गया है। और इसमें क्या है कि यह किट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि जो आईसीसीआईआर है इसने क्या किया है और जो भारतीय दवा महानियंत्रक है इसके द्वारा इसको मान्यता दी गई है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस किट की कीमत जो है केवल 399 है, हालांकि बाजार पहुंचने में इसकी कीमत 650 रुपए तक हो जाएगी। इस किट से कोरोना वायरस टेस्ट का रिजल्ट 3 घंटे में ही मिल जाएगा। तो जो सबसे तेज जांच देने वाली किट है, सबसे सस्ती जो टेस्टिंग किट है वो बनाई है आईआईटी दिल्ली ने। आगे देख लेते हैं किस भारतीय को वर्ष 2020 का वान कर्मन पुरस्कार दिया जाएगा? बताइए किस भारतीय को वान कर्मन पुरस्कार दिया जाएगा? पी उडप्पी रामचंद्र राव को ऑप्शन ए, के सिवान को ऑप्शन बी, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को ऑप्शन सी या फिर केटीएस तुलसी को ऑप्शन डी। किस भारतीय को वर्ष 2020 का वान कर्मन पुरस्कार दिया जाएगा? प्रो उडप्पी रामचंद्र राव, के सिवान ऑप्शन बी, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन ऑप्शन सी, केटीएस तुलसी ऑप्शन डी। चलिएगा इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हम देख लेते हैं। तो वान कर्मन पुरस्कार दिया जाएगा के सिवान को। के सिवान को क्या किया जाएगा? जो भारतीय हैं ये इनको हमारे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन जो इसरो है इसके प्रमुख भी हैं, इनको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक आईए का वर्ष 2020 का वान कर्मन पुरस्कार दिया जाएगा। सिवन से पहले प्रो उडप्पी रामचंद्र राव को 2005 में और कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में वान कर्मन पुरस्कार मिल चुका है। प्रो उडप्पी रामचंद्र राव वान कर्मन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। डॉक्टर सिवन को मार्च 2021 में फ्रांस के पेरिस में यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो गाइस ये खबर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। के सिवन को मिल रहा है, कौन सा पुरस्कार मिल रहा है? इनको मिल रहा है जो वान कर्मन पुरस्कार, ये दो लोगों को पहले भी मिल चुका है, उडप्पी रामचंद्रन को मिल चुका है और इसके अलावा जो कस्तूरी रंगन इनको भी मिल चुका है। रामचंद्रन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको वान कर्मन पुरस्कार मिला था भारतीयों में। ठीक है, किस आईआईटी ने पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप लॉन्च किया? फटाफट बताइए वो कौन सा आईआईटी है जिसने पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप को लॉन्च किया हुआ है? आईआईटी दिल्ली ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर ऑप्शन सी, आईआईटी खड़गपुर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके बताइए कि वो कौन सी आईआईटी है जिसने पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप को लॉन्च किया हुआ है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी कानपुर ने या फिर आईआईटी खड़गपुर में? 2 लिख करके एबीजी टाइप करके मुझे बता दीजिए वो कौन सा आईआईटी है जिसने पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप को लॉन्च किया हुआ है। तो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हम यहां से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने क्या किया हुआ है? पोर्टेबल हॉस्पिटल मेडिकैप को लॉन्च किया हुआ है। कोरोना से मुकाबला करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो आईआईटी मद्रास है इसने एम और स्टार्टअप मापुल्स जो हाउसिंग ने पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किया हुआ है। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को मेडिकैप नाम दिया गया है, यह फोल्डेबल हॉस्पिटल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में पार्षदों और पंचायतों को 25 लाख रुपए का बीमा कवर देने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली में? कौन सा राज्य है जिसने पार्षदों और पंचायतों के सदस्यों को 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने का डिसीजन लिया है? वो राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली? 7 लिख करके एबीसीडी टाइप करके बताइए कौन सा स्टेट है जिसने पार्षदों और पंचायतों को 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने का निर्णय लिया हुआ है? वो राजस्थान है, गुजरात है, जम्मू और कश्मीर है या फिर दिल्ली है? चलिए गाइस इस क्वेश्चन का भी हम यहां से सही जवाब देख लेते हैं। तो जो पार्षदों और पंचायतों को पंचायत सदस्यों को 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने का डिसीजन है, ये डिसीजन लिया गया है जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। तो जम्मू और कश्मीर सरकार क्या करेगी कि पंचायत सदस्यों को 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर देगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने 18 जुलाई 2020 को शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी सदस्यों निर्वाचित सदस्यों को 25 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की हुई है। जम्मू कश्मीर में जनप्रतिनिधि लंबे समय तक सरकार से सुरक्षा देने की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर सरकार अब पंचायत सदस्यों और पार्षदों को 25-25 लाख रुपए का बीमा कवर देगी। अच्छा, कौन सी राज्य सरकार है जिसने अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार योजना जो छतरी है लॉन्च की हुई है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या फिर मध्य प्रदेश है? गाइस जो रोजगार की छतरी योजना है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश, कौन से राज्य ने लॉन्च की हुई? क्वेश्चन 10 का आंसर आप बता दीजिए। कौन सी राज्य जिसने अनुसूचित जातियों के रोजगार के लिए छतरी योजना लॉन्च की हुई है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या फिर मध्य प्रदेश है? चलिए क्वेश्चन 10 का भी आंसर देख लेते हैं। तो जो रोजगार योजना छतरी योजना है ये लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्होंने अनुसूचित जातियों के लोगों के विकास के लिए छतरी योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत 3,484 लोगों को रोजगार के लिए करीब 17.42 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो दी गई है। ठीक है, तो जो छतरी योजना है ये योजना अनुसूचित जातियों के रोजगार के लिए ये लॉन्च की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। गाइस तो ये थे टॉप करंट अफेयर्स जुलाई के।
जिनके प्रश्नों का आज हम अभ्यास कर रहे थे। अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया है और अगस्त के करंट अफेयर को हम डेली तरीके से देखेंगे। फिर जब अगस्त खत्म हो जाएगा तो उसका भी हम करंट अफेयर ओवरव्यू कर लेंगे। और कोई भी बड़ी परीक्षा आने से पहले मैं आपको पिछले 4 या 5 महीने का जो करंट अफेयर होगा वो एक साथ उसका रिव्यू करा दूंगा, किसी की भी परीक्षा आने से पहले। केवल आप मुझे सूचित करते रहिएगा कि जिसकी भी कोई परीक्षा होगी उससे पहले हम करंट अफेयर्स के जिस वर्ग की परीक्षा होगी उस वर्ग के करंट अफेयर्स के हिसाब से उनका रिवीजन हम करा देंगे। बाकी सारी क्लासेस चल रही हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक ऐड हैं। आज की लाइव क्लास आप सब लोग जुड़े, आप सबने प्रैक्टिस की, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई सुझाव हैं या आप किसी टॉपिक पर चर्चा चाहते हैं तो वो सारी चीज़ों को हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।